इन तस्वीरों के बाद अब बात करते हैं राजस्थान से आई कुछ तस्वीरों की, जहां पर पूरे दिन हंगामा बरपा रहा। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो कुछ कहा उस पर बीजेपी मुखर है और जमकर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के अपमानजनक शब्दों को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। जयपुर की सड़कों पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। रंधावा ने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष की बैठक हुई, उसमें यह मसला उठाया गया। कांग्रेस अपने चाल चेहरे चरित्र को पूरे तरीके से खो चुकी है और इसलिए ये स्पष्ट है इन बातों से कि एक तरीके की सत्ता से उनके बाहर जाने के कारण उनकी बौखलाहट, निराशा साफ समझ में आती है। गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी का मसला विधानसभा में भी गूंजा। कृषि और पशुपालन की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान रंधावा के बयान पर बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट किया। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान सतीश पूनिया का भाषण खत्म होते ही बीजेपी ने अचानक रंधावा के मसले का मुद्दा उठाकर हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा में रंधावा के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। और प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र से भी सामने आई, जहां पर पुरानी पेंशन ने नेताओं को नई टेंशन दे दी है। सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। वहीं शिंदे सरकार की तरफ से एक समिति की भी घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद यह प्रदर्शन शांत हुआ। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन स्कीम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। राज्य में 17 लाख से ज्यादा कर्मचारी, अर्ध सरकारी, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन से कई मार्गों को बाधित कर दिया। हालांकि इस हड़ताल से अस्पतालों को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टर इस विरोध में शामिल नहीं हुए। दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग पर विचार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति की घोषणा की। शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें फडणवीस, विधानसभा और परिषद में विपक्ष के नेता अजीत पवार सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 17वीं लोकसभा का एक साल और बचा है और अभी सत्र पूरा होने के बाद अब केवल 3 सत्र यानी कि मॉनसून, शीत और बजट सत्र होंगे। अब सभी पार्टियों ने अपने सांसदों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिया। सांसदों की उपस्थिति, उनकी चर्चा में हिस्सेदारी, सवाल पूछने और निजी बिल लाने जैसी गतिविधि में कितने शामिल हुए, इस आधार पर सांसदों का आकलन भी किया गया है। और यह आकलन कहता क्या है, आइए आपको यह भी बता दें। इस आकलन के मुताबिक लोकसभा में महाराष्ट्र के सांसद सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो चाहे पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। महाराष्ट्र के कुल 48 सांसदों ने 12,780 प्रश्न पूछे। वहीं सबसे ज्यादा 80 सांसद वाले उत्तर प्रदेश ने 7,968 सवाल पूछे। वहीं बिहार के सांसदों ने 4,258 सवाल पूछे। बीजेपी के 3 सांसद भागीरथ चौधरी, मोहन मांडवी और रमेश चंद्र कौशिक सहित कुल 6 सांसदों की उपस्थिति 100% रही। वहीं 12 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने 4 साल में कुछ नहीं बोला। सिनेमा टीवी की बात करें तो सनी देओल सबसे कम एक्टिव नजर आए और उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया और 21% उनकी अटेंडेंस रही। शत्रुघ्न सिन्हा भी सक्रिय नजर नहीं आए। किरण खेर 47% हाजिर रही। हेमा मालिनी 49% उनकी अटेंडेंस रही। वहीं नवनीत राणा 83% उपस्थिति के साथ उन्होंने 142 सवाल पूछे। इसके साथ नुसरत जहां 23% हाजिर रही, वहीं मिमी चक्रवर्ती 24% हाजिर रही। मनोज तिवारी 84% हाजिर रहे, तो रवि किशन ने 405 सवाल पूछे। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ की हाजिरी 95% रही और ये रिपोर्ट कार्ड सबकी अटेंडेंस और कितने सवाल इन माननीयों की तरफ से पूछे गए इसके आधार पर सामने आया। तो प्रदर्शन की तस्वीरें जहां पर दिल्ली से हमने देखी, महंगाई, बेरोजगारी और अदानी मामले को लेकर कांग्रेस ने यहां पर प्रोटेस्ट किया।
कांग्रेस का हंगामा सदन से लेकर सड़क तक जारी रहा और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार देखने को मिली। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद में अडानी हिंडनबर्ग विवाद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हाल में लंदन में दिए गए टिप्पणी को लेकर विवाद बना हुआ है। वहीं सदन से लेकर सड़क तक हंगामा और बवाल जारी है। जी प्रोटेस्ट तो इस मैटर में हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि अडानी ने जो इतना बड़ा घोटाला किया है, जेपीसी की द्वारा इसकी जांच कराई जाए। इसीलिए हम सब बार बार इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं और लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जेपीसी की मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, जेपीसी की मांग पूरी करो। कांग्रेस की सारी इकाइयां इसी तरह सड़क पर उतरती रहेंगी जब तक इस मांग को पूरा नहीं करेंगी। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस का देश में हल्ला बोल देखा गया। दिल्ली के साथ बाकी राज्यों में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखा गया। तो संसद से लेके सड़क तक संग्राम छिड़ा है, तो राज्यसभा से आज बेहद ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला। सभापति जगदीप धनखड़ के अंदाज की हर तरफ सराहना हो रही है, जिन्होंने अपने कौशल से संसद को चलाया। वहीं ऑस्कर मिलने की खुशी राज्यसभा तक पहुंच गई और उसकी भी चर्चा हुई। राज्यसभा में आज जो कुछ भी हुआ वो बेहद दिलचस्प था। आज का माहौल बेहद अलग था, बेहद खुशनुमा था। हर कोई सभापति जगदीप धनखड़ की जमकर तारीफ कर रहा है। भावनाएं आज हम यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, आपके प्रति भी इसी तरह की भावनाएं हम व्यक्त करते होते। जिन्होंने अपने कौशल से आज किसी तरह का हंगामा नहीं होने दिया। जब सांसद जया बच्चन नाराज हुई तो जगदीप धनखड़ ने जो कुछ कहा आप भी सुनिए। बात होती तो शब्द व्यवहार मत करिए। मैम आपकी आवाज नहीं है, आपकी बुलंद आवाज है। नहीं वही मैं कह रही हूँ सर। You have the distinction to belong to a family that has a terrific DNA for creativity in film industry. ऑस्कर में भारत को 2 अवार्ड मिलने की खुशी राज्यसभा तक पहुंच गई। दरअसल द एलिफेंट विस्परर्स के अलावा एस.एस. राजामौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। आरआरआर के राइटर के विजेंद्र कुमार राज्यसभा के सदस्य भी हैं। इस पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने चर्चा की बात कही। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। खड़गे ने भी आरआरआर के गाने नाटू नाटू को ऑस्कर मिलने पर सराहना की है। सरकार पर कटाक्ष किया और कहा कि उम्मीद है कि मोदी सरकार इन पुरस्कारों का श्रेय नहीं लेगी। बहरहाल सदन के भीतर आज का माहौल देखने लायक था। जगदीप धनखड़ जिस तरह से सदन चला रही हैं, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। इधर केजरीवाल का दाव सभी राज्यों में लड़ेंगे चुनाव, यानी कि पंजाब और दिल्ली फतह हासिल करने के बाद अब आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों की तरफ कदम बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में जनसभा के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश के हर राज्य के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके यहां पर भी आए, यानी कि अब आम आदमी पार्टी इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ बाकी राज्यों में भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। पूरा मध्य प्रदेश बदलाव चाहता है, चेंज चाहता है, परिवर्तन चाहता है, लेकिन बेबस थे, मजबूरी थी, कर नहीं सकते थे। अब आपको एक विकल्प मिल गया, ईमानदार पार्टी मिल गई। जैसे दिल्ली के अंदर ठीक किया, पंजाब के अंदर ठीक किया, अब मध्य प्रदेश को भी बदलेंगे और उसका ट्रेलर मिल चुका है। सिंगरौली के अंदर हमारी बहन रानी अग्रवाल सिंगरौली की मेयर बन चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिखाई जाएगी।
वहीं अरविंद केजरीवाल पर नेताओं की जासूसी करने का भी आरोप लगा। आरोप है कि इस काम के लिए कैश पेमेंट होता था। आरोप तमाम लगे हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि आम आदमी पार्टी ने फीडबैक के नाम पर जासूसी की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल राजनीतिक जासूसी के लिए कर रही थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात से पर्दा उठाया है। सीबीआई का कहना है कि वैसे तो दिल्ली सरकार के विभागों में कामकाज की निगरानी के लिए ये बनाई गई थी, लेकिन असल मकसद इसका कुछ और निकला। इसका काम के लिए पूरा कैश पेमेंट होता था और पूरा कैश तिजोरी में रखा था जो 2 चाबियों में खुलता था। ये तमाम आरोप लगाए गए, जिसके बाद सीबीआई ने इस बात को मेंशन भी किया है। और अब बात आरएसएस की करेंगे। आरएसएस की बैठक की, जो कि बीते 3 दिन से चल रही थी और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के तीनों दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे, जहां पर संघ ने शादी को लेकर अपनी राय रखी। वहीं राहुल गांधी को लेकर भी आरएसएस की तरफ से टिप्पणी की गई। पानीपत में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र सरकार के नजरिए का समर्थन किया। होसबोले ने कहा कि शादी सिर्फ ऑपोजिट सेक्स वालों के बीच ही हो सकती है। Marriages can take place between 2 opposite genders. पानीपत की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों दिन मौजूद रहे। सरकार्यवाह होसबोले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लंदन में दी गई स्पीच पर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। हिंदुत्व विचार के, भारतीय विचार के बारे में कोई विषय को उठाकर उसके बारे में अनाप शनाप करने का प्रयत्न भी हुआ है। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की इस 3 दिवसीय बैठक में चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। यहां तक कि संघ की बैठक में राजनीतिक विषय पर भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को बुलाए जाने पर संघ ने कहा कि ये परंपरा है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस की टॉप लीडरशिप की ये आखिरी बड़ी मीटिंग रही। इसमें सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, 5 सह सरकार्यवाह, आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी, क्षेत्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी, संघ के प्रतिनिधि, सभी विभाग प्रचारक और 34 अलग अलग संगठनों के स्वयंसेवक शामिल हुए। तो इन 3 दिनों की बैठक में संघ की तरफ से कई मुद्दों पर अपनी राय भी दी गई है, जिसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहले राहुल गांधी को लेकर सरकार्यवाह होसबोले ने कहा इस पर टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। सेम सेक्स में मैरिज से जुड़े हुए सवाल पर होसबोले ने कहा भारतीय संस्कृति में शादी एक संस्कार है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर 2 इंडिविजुअल लोगों के एंजॉयमेंट की चीज नहीं है। कांग्रेस पर आरएसएस ने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। आरएसएस का कहना है कि इस 3 दिवसीय बैठक में चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और बैठक में सामाजिक समरसता से जुड़े हुए पहले प्रस्ताव में भारत के विकास की नीति बनाने पर जोर रहा। दूसरा प्रस्ताव सर्वधर्म समभाव का रहा, जिसमें सबको जोड़ने पर जोर दिया गया। तीसरा प्रस्ताव आरएसएस की शाखाओं में महिलाओं को शामिल करने से संबंधित जिक्र किया गया। इन तमाम मुद्दों पर 3 दिन चर्चा की गई। अगली खबर का रुख करेंगे। श्वेता झा, जिन्होंने 2021 में मिसेस इंडिया का खिताब जीता, फिर वो नेता बनी और अब खुद उनके पति का दावा है कि श्वेता झा गैंगस्टर बनना चाहती हैं। ये दावा तब सामने आया जब श्वेता झा की पिस्टल वाली रील के बाद AK-47 के साथ एक फोटो वायरल हुई है। मिसेस इंडिया 2021 का खिताब जीतने के बाद चर्चा में आई श्वेता झा, जो कि अब नेता बन चुकी हैं, वो एक बार फिर से चर्चा में है। मिसेस इंडिया 2021 का खिताब जीतने के बाद चर्चा में आई श्वेता झा, जो अब एक नेता बन चुकी हैं, एक बार फिर से चर्चा में है। कुछ दिनों पहले उनकी पिस्टल के साथ एक रील वायरल हुई थी। उसके बाद अब श्वेता की कुछ तस्वीरें और वायरल हो रही हैं, जिसमें वो AK-47 और इंसास राइफल के साथ दिखाई दे रही हैं। इनमें 3 फोटोज तो ऐसे हैं जिनमें वो निशाना भी साध रही हैं, जबकि एक फोटो में अपने हाथों में हथियार लेकर पोज दे रही हैं। इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद उनके पति चंदन झा ने दावा किया है कि पटना से मेयर पद का चुनाव हार चुकी श्वेता झा गैंगस्टर बनना चाहती हैं।
चंदन और श्वेता की 15 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन बीते 15 दिनों से दोनों अलग रह रहे हैं। दरअसल पिस्टल वाली रील वायरल होने के बाद श्वेता को ईओयू ने 28 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। वो तब से घर नहीं आई हैं और अपने दोस्त अभिषेक के साथ रह रही हैं। कुछ दिन पहले श्वेता ने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल और सरकारी जिप्सी के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उसी के बाद ईओयू उन्हें पूछताछ के लिए बुला चुका है। AK-47 और इंसास के साथ फोटो वायरल होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि उनके पास ये हथियार आखिर आए कहां से, ये फोटो कब की है, कहां की है, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल सका। इसी बीच पति का दावा है जो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। पति चंदन झा ने कहा कि मेयर पद का चुनाव हारने के बाद श्वेता अब गैंगस्टर बनना चाहती है और इसे ही उन्होंने अपना मकसद बना लिया है, जिसके लिए कई बार हथियार दिलाने का प्रेशर बनाने का भी दावा चंदन झा करते हैं। चंदन झा का कहना तो ये भी है कि उन्हें अब पत्नी श्वेता और श्वेता के दोस्त अभिषेक यादव से जान का खतरा है। कुछ दिन पहले दोनों ने मिलकर मारपीट भी की थी और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अब हथियारों के साथ तस्वीरें वायरल होने और पति के दावे के बाद श्वेता की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। ये श्वेता झा अब जांच एजेंसियों के रडार पर है।